हम अक्सर अपने आज से ज्यादा अपने कल को लेकर ज्यादा परेशान होते हैं। हम में से हर कोई ये चाहता है कि हमारा जो आने वाला कल है वो हमारे आज से बेटर हो, और इसीलिए हम कई सारे इन्वेस्टमेंट्स ट्राई करते हैं। और उन्हीं इन्वेस्टमेंट्स में से एक हमारा म्यूचुअल फंड भी आता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में एक आम इन्वेस्टर कौन सी वो 5 गलतियां कर बैठता है, कौन सी है वो 5 चीजें जिनका अगर आप ध्यान रख लें तो आप म्यूचुअल फंड से कई ज्यादा रिटर्न कमा पाएंगे। पर उसके पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके सामने और लेकर आ पाऊं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे बड़ी गलती से जो हम और आप अक्सर कर बैठते हैं, और वो है स्टॉपिंग द एसआईपी व्हेन मार्केट फॉल्स। यानी कि जब भी मार्केट गिरता है हम अपनी एसआईपी को वहीं रोक देते हैं, जिससे हमारा फाइनेंशियल गोल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। अब ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए कि मान लीजिए आप 1000 रुपए म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे थे, और उस समय जो म्यूचुअल फंड की एक एनएवी की वैल्यू थी वो थी 100 रुपए, और उस समय आपको 1000 रुपए में 10 यूनिट मिल रहे थे। पर अब जब मार्केट गिरा तो उस म्यूचुअल फंड की एनएवी गिरकर हो गई 80, तो आप 1000 रुपए ही एसआईपी में डाल रहे थे, और उस 1000 रुपए में आपको अब 10 यूनिट नहीं 12.5 यूनिट मिले। यानी कि आपको सेम अमाउंट में आप ज्यादा यूनिट खरीद पाए। तो यही बेस्ट टाइम होता है जब मार्केट गिरे, तो उस समय आप अपनी एसआईपी को बंद ना करके अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू को बढ़ाएं, ताकि आप और सस्ते में ज्यादा यूनिट्स खरीद पाएं। तो गिरते मार्केट में एसआईपी को बंद करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अब दूसरी बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है स्टेप अप एसआईपी को ना करना। अब देखिए, जब भी हम अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं होते, तो हम अपने इन्वेस्टमेंट 500 या 1000 रुपए से शुरू कर देते हैं। लेकिन हम ये सोच लेते हैं कि इतना ही पैसा काफी है। तो आगे जब भी हमारी जॉब लगती है, प्रमोशन होता है और सैलरी बढ़ती है, तो हम अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते ही नहीं है। अब देखिए, 500 रुपए या 1000 रुपए से एसआईपी शुरू करना बहुत ही अच्छी बात है, पर आपको यह समझना होगा कि लंबे समय में कोई भी 500 रुपए या 1000 रुपए इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा अमीर नहीं हो सकता। तो जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है या आप जैसे जैसे ज्यादा सेव कर पाते हैं, आप कोशिश करें कि अपने एसआईपी में उस पैसे को ऐड कर पाएं। तो मान लीजिए कि आज आपकी सैलरी 30,000 रुपए है और आप 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहे थे, और कल को आपकी जो सैलरी है वो बढ़कर हो जाए 50,000 रुपए, तो ऐसा तो है नहीं कि आप 20,000 रुपए अपने खर्चे में ऐड कर लेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, खर्चे हमारे बढ़ते नहीं है, हम खुद बढ़ाते हैं। तो आप कोशिश करें कि कम से कम अपने बढ़े हुए जो सैलरी है 20,000 रुपए, उसमें से 50% अमाउंट आप अपने एसआईपी में ऐड करें, ताकि आज से 10 से 20 साल बाद आप अपने लिए एक अच्छा सा वेल्थ क्रिएट कर पाए, आप अपने गोल्स को पूरा कर पाए। अब तीसरी गलती आती है बाइंग टू मेनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स। अब हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने पोर्टफोलियो में 9, 10, 11 म्यूचुअल फंड्स रख लेते हैं। अब जब आपके पोर्टफोलियो में इतने सारे म्यूचुअल फंड्स होंगे तो आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। अब इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड कंपनी ली ए, अब उसने कम से कम 40-45 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। अब आपने म्यूचुअल फंड कंपनी बी भी ले ली, तो उसने भी लगभग 45-50 कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, और ऐसे करके आपने 9, 10, 11 म्यूचुअल फंड्स ले लिए। तो इनडायरेक्टली आपका जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कई 100 कंपनीज में हो जाता है। तो आप जब इतनी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो आप ऐसे समझिए कि आपने पूरे बाजार को ही खरीद लिया है। तो अगर आप बाजार के हर एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बाजार से ज्यादा रिटर्न कभी नहीं ला पाएंगे। आपका रिटर्न और बाजार का रिटर्न हमेशा सेम रहेगा। बाजार से मेरा मतलब है सेंसेक्स या निफ्टी इंडेक्स, और अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के बाद मेरे इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें, जिसमें मैंने डिटेल में सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में समझाया है। तो वापस अपने वीडियो पे आते हैं। तो अगर आप बाजार को आउट परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स को अच्छे से चुने और कम चुने। 2 या 3 म्यूचुअल फंड काफी होता है, ज्यादा से ज्यादा 4 म्यूचुअल फंड। उससे ज्यादा म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है। अब चौथी गलती वो गलती है जो ना जाने हम में से कितने लोग कर बैठते हैं ना चाहते हुए भी। एक ऐसी गलती जो हम अपने आप को करने से रोक ही नहीं पाते, और वो गलती है सेलेक्टिंग द म्यूचुअल फंड ड्यू टू पास्ट परफॉर्मेंस।
अब हम में से कई लोग म्यूचुअल फंड ये देखकर खरीदते हैं कि उसने पिछले 3 साल में 40% रिटर्न दिया है और उस म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 साल या 5 साल में 35% रिटर्न दिया है, और ये देखकर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि जब भी कोई म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर एक ही बार उस म्यूचुअल फंड में घुस आते हैं। तो पहले अगर उस फंड में 1,000 करोड़ रुपए लगे हुए थे तो उस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को यह देखना था कि उस 1,000 करोड़ के लिए वो अच्छी कंपनीज को ढूंढे और आपके 1,000 करोड़ उस कंपनीज में लगा दे। तो मान लेते हैं कि उस फंड मैनेजर ने उस 1,000 करोड़ पर बहुत अच्छा रिटर्न लाया और अब ये देखकर हम और आप जैसे लोग उस म्यूचुअल फंड में घुस गए और अब उस म्यूचुअल फंड में 20,000 करोड़ रुपए आ गए हैं। तो उस फंड मैनेजर के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है कि अब उस 20,000 करोड़ के लिए वो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कहां से ढूंढे, क्योंकि अगर आपके पास 1,000 करोड़ रुपए हैं तो आप किसी भी स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करके उस पैसे पर आप रिटर्न ला सकते हैं। पर जब आपके पास 20,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं तो मार्केट में ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जिसे आप अगर खरीदने जाएंगे तो उस पर अपर सर्किट लग जाएगा, यानी कि उसमें वॉल्यूम ही नहीं रहेगा जिससे आप उस कंपनी को खरीद सके। और यही दिक्कत म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स को भी आती है। वो छोटे अमाउंट से तो आपके रिटर्न को ला सकते हैं, पर जब उनके फंड में बहुत बड़ा अमाउंट आ जाता है तो वो चाह कर भी उस पैसे पर आपको रिटर्न नहीं दे पाते। अब फंड मैनेजर्स के साथ एक दिक्कत और है कि वो 35% से ज्यादा कैश अपने पास होल्ड नहीं कर सकते, यानी कि अगर उनके फंड में 20,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं तो ना चाहकर भी उन्हें उसमें से 13,000 करोड़ रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, भले वो मार्केट उन्हें महंगा लगे या सस्ता। तो ऐसे में मजबूर होकर वो कुछ रेपुटेटेड और बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस और इन्फोसिस जैसी कंपनीज में वो उस पैसे के साथ पोजीशंस बना लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा AUM वाले स्कीम्स अच्छे नहीं होते और इसीलिए हमें सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर किसी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। अब इसका एक और बहुत बड़ा कारण है। देखिए, रिटर्न तो किसी भी तरीके से लाया जा सकता है। मान लीजिए आज मैं एक स्टॉक खरीदता हूं जिसमें मुझे पता है कि अगर मैं इसमें 100 रुपए डालूं तो या तो ये 200 हो जाएगा या तो ये गिर के 0 हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि वो स्टॉक चल पड़ा और मेरा 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट 200 हो गया, पर अगर गलती से वो स्टॉक गिरा तो मेरा वो 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट 0 भी हो जाएगा। तो क्या अपने साथ आप ये रिस्क ले सकते हैं? फंड मैनेजर्स तो ये रिस्क लेते हैं ताकि उनका म्यूचुअल फंड टॉप परफॉर्मेंस में आ जाए और आप और पैसा उस म्यूचुअल फंड में अपना डालें। तो कई बार कई सारे फंड मैनेजर्स जरूरत से ज्यादा रिस्क ले लेते हैं ताकि अपने कॉम्पिटिटर से वो आगे बढ़ पाएं और आप ज्यादा से ज्यादा पैसा उस म्यूचुअल फंड में डालें। तो जरूरी ये है कि आप अपने रिस्क को समझें, ना कि सिर्फ रिटर्न देखकर उस म्यूचुअल फंड में जाएं। अभी आपको कई सारे म्यूचुअल फंड के रिटर्न अट्रैक्टिव लग रहे होंगे, पर जब ये मार्केट गिरेगा तो ये फंड्स इतने तेजी से नीचे गिरेंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि अब आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करें। अब पांचवी और सबसे आखिरी गलती जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए वो है बाइंग NFOs। NFO यानी कि न्यू फंड ऑफर। अब ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो नए नए मार्केट में लॉन्च हुए होते हैं। जब भी कोई म्यूचुअल फंड्स अपने NFOs को लॉन्च करता है तो भर भर के इसकी मार्केटिंग करता है, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को हाई कमीशन देता है ताकि ये NFOs आपको वो बेच सके। जब भी आप कोई बैंक जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि वो जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है आपको ये NFOs बेचने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करेंगे कि ये NFOs बहुत अच्छा है, ये NFO आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। अब दोस्तों, आप ये सोचकर देखिए कि इतने हजारों म्यूचुअल फंड्स मार्केट में हैं जिनका पास्ट रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा हुआ है, तो ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको ऐसे NFOs क्यों बेच रहे हैं जिसका कोई पास्ट रिकॉर्ड ही नहीं है, जिसका कोई पास्ट परफॉर्मेंस नहीं है। आप ऐसे समझिए कि एक तरफ एक डॉक्टर हैं जो कई सालों से आपका इलाज कर रहे हैं और एक तरफ एकदम नया नया डिग्री किया हुआ एक डॉक्टर आया है, तो आप किसके पास जाएंगे? आप ऑब्वियसली है कि उस डॉक्टर के पास जाएंगे जो कई सालों से लोगों का सक्सेसफुल इलाज कर रहा है। इसी तरह ये NFOs भी होते हैं। इन NFO से आपको दूर रहना चाहिए ताकि आप अपने लॉस को बचा पाए। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने NFO को डिटेल में समझाया, तो अगर आप और अच्छे से NFO को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को जाकर जरूर चेकआउट करें। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।